दोस्तों नमस्कार। ये तस्वीरें अमृतकाल की है। अमृतकाल, आजादी का अमृतकाल। लेकिन आजादी के 75 बरस में ऐसी स्थिति इस देश के भीतर कभी नहीं थी जो मौजूदा वक्त में कमोवेश हर क्षेत्र के साथ हो चली है। और उस पर सरकार ने सेना में भर्ती को लेकर जो नया नियम बना दिया है, उसमें 10वीं पास उन करोड़ों बच्चों की आंखों के सपने मर चुके हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस सपने को पालकर वह अपनी जिंदगी आगे जीने की तैयारी करते रहे, अब सरकार बकायदा पॉलिसीगत तरीके से उसे खत्म कर रही है। क्योंकि सरकार चाहती है सेना का आधुनिकीकरण हो। सरकार चाहती है इस देश में जितना पैसा सैलरी और पेंशन का चला जाता है सेना में भर्ती लोगों को लेकर, वह पैसा अब कम हो जाना चाहिए। सरकार चाहती है कि इस देश के युवाओं के सपने जो हैं वो शायद बड़ी तादाद में युवाओं के साथ जुड़े जरूर, लेकिन उसकी उम्र उन्हें जिंदगी पालने के साथ ना जोड़ी जा सके। और कल्पना कीजिए कि जिस देश के भीतर में 1 करोड़ से ज्यादा युवा सिर्फ सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करते हैं, उनकी जिंदगी का सपना होता है कि सेना में भर्ती हो जाएं। और सन 2000 तक 80,000 नियुक्तियां सेना में हर बरस होती रही। 2000 से लेकर 2014 तक औसत 60,000 भर्तियां हुई। और मोदी काल में यानी 2014 से 2022 तक 44,000 नियुक्तियां हर बरस हुई। यानी नियुक्तियां घट रही हैं। और उस पर से नई नियुक्ति को लेकर बड़ा सवाल यह कि दरअसल अब 4 बरस के लिए ही हम आपको ले पाएंगे। 46,000 बच्चों को अगले 90 दिनों में भर्ती किया जाएगा, जिनमें से 33,000 से ज्यादा बच्चे सिर्फ 4 बरस की नौकरी कर पाएंगे। बाकी बच्चों को आने वाले वक्त के लिए रखा जाएगा ट्रेनिंग के साथ। लेकिन 46,000 नियुक्तियों के साथ 33,000 बच्चे अगर 4 बरस के बाद हर बरस रिटायर्ड होने लगे, तो कल्पना कीजिए इस देश के भीतर में कितनी बड़ी तादाद में बेरोजगारों की तादाद होगी। मुश्किल सिर्फ इतना भर नहीं है। सरकार सेना के जिस आधुनिकीकरण की दिशा में बढ़ना चाहती है, वह उसमें सबसे बड़ी रुकावट सैलरी और पेंशन को मानती है। उसका मानना है कि अगर हम बजट बनाते हैं जो 2022-23 में लगभग 5.25 लाख करोड़ का जो हमने बजट बनाया, उसमें से 2.5 लाख करोड़ रुपए तो पेंशन में चले गए और सैलरी में चले गए। बाकी पैसे से आधुनिकीकरण कैसे होगा? और फिर सरकार तर्क देती है कि दुनिया भर के दूसरे देशों में देख लीजिए, जहां कितनी बड़ी तादाद में आधुनिकीकरण के लिए सेना के पास जो पैसा बजट के तौर पर जाता है, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा सैलरी और पेंशन में जाता है। तो हम पेंशन क्यों दें? तो सरकार के अग्निपथ की 3 स्थितियां बहुत साफ हैं। पहली बात, जिस बच्चे ने जिंदगी में सपना संजोया कि हम सेना में शामिल होंगे, उसके लिए सिर्फ 4 बरस की नौकरी इंतजार कर रही है। उस 4 बरस के बाद उसे पेंशन नहीं दी जाएगी। सरकार पेंशन से मुक्ति चाहती है। तीसरी बड़ी बात, इस दौर में सेना के भीतर का आधुनिकीकरण सैनिकों से हटकर सिर्फ टेक्नोलॉजी पर कैसे लाकर खड़ा कर दिया जाए, सरकार की पूरी पॉलिसी इसी रास्ते चल पड़ी है। तो क्या वाकई दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत अब एक नई सोच के साथ मोदी सरकार क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहती है? ये सच है या फिर ये खिलवाड़ है, या फिर अमृत काल में विनाश काले विपरीत बुद्धि की परिस्थितियां हैं?
आइए जरा सरकारी कच्चा चिट्ठा और इस देश की तमाम आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को टटोल लें। पहला सवाल एक जहन में तुरंत रखिएगा, अगर पेंशन को सरकार को नहीं देना है तो इस देश के जितने भी सांसद जो चुनाव हार गए, जिनकी जमानत जब्त हो गई, जितने भी विधायक जो चुनाव हार चुके हैं, जिनकी जमानत जब्त जनता ने कर दी, उन्हें जितना पेंशन मिलता है समूचे देश में उससे कम पेंशन इस देश के सैनिकों को मिलता है। और हारे हुए नेताओं को पेंशन बंद कर दिया जाए, इस सवाल पर किसी विधानसभा में, किसी संसद के भीतर कभी भी कोई आवाज नहीं उठी। लेकिन सरकार पैसा बचाना चाहती है और उस बचाने के पैसे के साथ क्या क्या कर रही है और क्या होने वाला है, इस गुस्से के भीतर उस हकीकत को जानने की आइए जरा कोशिश करते हैं कि सरकार की ये पॉलिसी ना भारत के अनुकूल है, ना ही इस देश की सेना के अनुकूल है, ना ही इस देश के बेरोजगारों की बढ़ती हुई तादाद में कोई राहत और रियायत दे पाएगी, और ना ही जिस अग्निपथ की परिकल्पना करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो सुनहरे सुनहरे शब्दों में तमगों के समान इस देश के सामने फिलॉसफी रखी, वह भी फिट नहीं बैठती है। क्यों नहीं बैठती है, इस सिलसिले को पहले यह भी समझ लीजिए। जैसे ही हमने सांसदों के पेंशन का जिक्र किया, उसी तर्ज पर एक अधिकारी ने जो सेना के साथ और सेना और सरकार के बीच तालमेल बैठाते हैं, उनका एक काम कहना था कि दरअसल इजराइल में इस तरीके से 4 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। उस 4 साल की ट्रेनिंग में कोई वेतन नहीं मिलता है, वो राष्ट्र के प्रति सेवा के लिए हर युवा जो 8-18 साल का हो गया उसे दिया जाता है। लेकिन फिर यहां पर एक दूसरी बात समझिए, भारत के भीतर में जो इन 4 सालों में जितना वेतन दिया जाएगा नौकरी करते वक्त, उससे ज्यादा जेब खर्च इजराइल में दिया जाता है उन 4 बरस की ट्रेनिंग के पीरियड में, क्योंकि उसे नौकरी नहीं माना जाता है लेकिन जेब खर्च दिया जाता है। तो इजराइल का जेब खर्च भारत में नौकरी करने के बाद के वेतन से भी कहीं ज्यादा है। तो आप दुनिया से भारत की तुलना नहीं करें। दूसरी बड़ी बात, जब दुनिया के दूसरे देशों का जिक्र हुआ तो हमें लगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ी सेना चीन के पास है, तकरीबन 21,80,000। भारत की सेना की जो कैपेसिटी है वह 14,55,000 है, जिसमें से 97,000 पद खाली पड़े हैं। अगला सवाल, चीन जनसंख्या के लिहाज से और बजट के लिहाज से जितना खर्च करता है, भारत उसकी तुलना में कितना कम खर्च कर सकता है, यह आप सोच के हैरत में आ जाएंगे। चीन खर्च करता है अपने बजट में, रक्षा बजट में 122 लाख करोड़, भारत खर्च करता है 6 लाख करोड़, जो इस बार 2022-23 में 5.13 लाख करोड़ पर आकर टिक गया, यानी लगभग 5 लाख करोड़, और वो करता है 122 लाख करोड़। उस तुलना में अमेरिका भी करता है 62 लाख करोड़। हम कहां पर खड़े हैं यह खाली समझिए। हम अमेरिका बनना चाहते हैं, चीन बनना चाहते हैं, या फिर हम नॉर्थ कोरिया बनना चाहते हैं, जहां सबसे बड़ी संख्या उस देश की तुलना में और दुनिया के देशों की तुलना में उसकी अपनी जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ी है, तकरीबन 12,80,000 नॉर्थ कोरिया में सैनिकों की तादाद है। लेकिन अगला सवाल यहीं से सबसे बड़ा निकलता है कि जो 17 से 21 साल को लेकर सरकार ने अग्निपथ की लकीर खींची है, उसमें खुले तौर पर यह कहा है जो नियुक्तियां होंगी उनको रेगिस्तान में भेजा जाएगा, उनको पहाड़ों पर नियुक्त किया जाएगा, उनको समुद्र में भेजा जाएगा, उनको हवा में भेजा जाएगा, यानी जल थल वायु सेना के तीनों अंगों के साथ इन अग्निवीरों की नियुक्ति भी हो जाएगी। यह भी ठीक है, लेकिन ठीक इसके समानांतर आइए, जो बच्चे सड़कों पर नजर आ रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, उनके दिल में क्या बीत रही होगी, यह सिर्फ कल्पना इस बात से कर लीजिए कि एक हरियाणा का बच्चा जो जिंद जिले का आता है, वह खुदकुशी ये सोचकर कर लेता है कि अब उसे नौकरी सेना में नहीं मिलेगी। और हरियाणा ही वो जगह है जहां पर सबसे बड़ी तादाद में लोग सेना में शरीक होते हैं। हरियाणा ही वही जगह है जहां पर करगिल युद्ध के बाद जो शहीद सैनिकों के शव आ रहे थे गांव-गांव में, वो सबसे ज्यादा हरियाणा में ही आए थे। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के गांव में आए थे। जो बच्चे सेना में शामिल होना चाहते हैं, वह जिस आर्थिक परिस्थितियों से निकलते हैं, वहां के परिवारों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चे को 10वीं के बाद पढ़ा भी सके।
इतना पैसा नहीं होता है कि वह हायर एजुकेशन के क्षेत्र में ले जाकर उसको प्रोफेशनल बना सके। ये एक अलग मसला है कि इस देश में प्रोफेशनल को लेकर भी अब नौकरी नहीं बच पा रही है। बेरोजगारी जो है इस अमृतकाल में सबसे ज़्यादा है, असमानता अमृतकाल में सबसे ज़्यादा है। लेकिन सेना में नौकरी को लेकर गांव का कोई बच्चा अगर सेना में शरीक होता है तो उसके प्रति एक आदर का भाव पूरे गांव में आता है। इसीलिए जब शहीद जवानों के शव गांव लौटते हैं तो पूरा गांव एकजुट होता है, माता पिता को सांत्वना देता है कि आपने देश के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। लेकिन मौजूदा वक्त में अब जो नई दृष्टि है वो एक नौकरी की दृष्टि है, वह भी अस्थायी नौकरी, वह भी बेरोजगार होने की नौकरी, वह भी रिटायर्ड होकर वापस घर लौटने की नौकरी। दूसरी कल्पना कीजिए कि एक साल में जितना वेतन सरकार इन अग्निवीरों को देने वाली है उस वेतन से कहीं ज्यादा सांसद और विधायकों के पेंशन है। बड़ी तादाद में सैकड़ों एमपीज और एमएलएज हैं जो कई बार चुने गए, कई बार जनता ने हरा दिया, जमानत जब्त कर गए। उनके जो पेंशन जब जोड़ते चले जाते हैं तो कईयों को पेंशन तो 3-3, 4-4 लाख रुपए मिलता है। मिनिमम पेंशन जो है वो तकरीबन 25 से 45 हजार के भीतर उसकी कैटेगरी के लिहाज से है, लेकिन प्रति महीने इस नौकरी में 30 से 40 हजार के बीच ही पैसा मिलेगा। तो पैसा बचाने की जो सरकार की फिलॉसफी है वह गलत है। सेना को सुदृढ़ बनाने की जो सोच है वह भी गलत है, क्योंकि 4 बरस में जब कोई शख्स शामिल होगा तो वो कहाँ काम करेगा? इन्फेंट्री में काम करेगा? कौन सी ट्रेनिंग के साथ वह युद्ध क्षेत्र में जाएगा? अगर युद्ध की मुनादी हो गई और किसी अनुभवी सैनिक के साथ वो जा रहा है और कल को वो किसी अनुभवी सैनिक की जगह लेगा तो 4 साल की ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जो उसका उतना परिपक्व बना देगी, जो 10 साल काम करते हुए सेना के भीतर अनुभव को गिना जाता है, वो भी मायने नहीं रखेगी। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो सैलरी और पैसे का जिक्र हो रहा है इसको इस रूप में समझिए कि 4 बरस की जो नौकरी होगी, पहले बरस में से जो 30 हजार वेतन मिलेगा उसमें से हाथ में आएगा 21 हजार। 9 हजार एक कॉर्पस फंड होगा जो रिटायरमेंट फंड के साथ जुड़ जाता है, जो इसे पेंशन हम लोग कहते हैं। वो एक नया कॉर्पस फंड बनाया गया है। जितना कॉर्पस फंड में पैसा जमा करेगा जवान पहले साल की नौकरी में, दूसरे साल की नौकरी में, तीसरे साल, चौथे साल, उतना ही मिला के सरकार 4 साल के बाद दे देगी। 4 साल में वो जमा कर पाएगा लगभग 5,07,000। सरकार भी इतना ही दे देगी, 5,07,000 और देगी और इंटरेस्ट वगैरह मिला के उसके हाथ में कुल 11 लाख आएंगे, जिसमें से 5,07,000 उसने अपनी नौकरी से जो पैसा उसको वेतन का था उसमें से कट के जमा हो रहा था। यानी सरकार के ऊपर बोझ आया लगभग 6 लाख का प्रति जवान। अगला सवाल, जब आप सालाना पैकेज जो सरकार इन सैनिकों को देगी 4,76,000 का है शुरुआती साल में, और जब वो निकल रहा होगा तब वो लगभग 6,92,000 का होगा। इस पैकेज के आसरे उसको अपनी जिंदगी को सहेजना है और पूरी जिंदगी के साथ आगे चलना है। गांव में शादियां होती हैं कि बेटा जो है सेना में लग गया, लेकिन जब यह पता चलेगा बेटा 4 साल के लिए ही सेना में लगा है तो कौन अपनी बेटी देगा? अब यह दूर की गोटी शुरू में ही हो गई। लेकिन उसका अगला सवाल, इस देश के भीतर में 10वीं पास छात्र जो 10वीं के बाद 12वीं की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, हर बरस उनकी संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा की है। वह 1 करोड़ में से अगर आप ध्यान दीजिए जितनी बड़ी तादाद में हर बरस निकल रहे हैं और बीते 3-4 बरस से निकल कर आए हैं, सबको जो मिला दीजिएगा तो सेना में भर्ती होने के लिए पूरे देश के अलग अलग प्रांतों में तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चे सिर्फ सेना में भर्ती होने की मशक्कत ही करते हैं। उनका भी रास्ता बंद हो गया। अब उनकी नौकरी पहले बरस किसी का नहीं हो पाता है, दूसरे बरस होता है। बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनका पहले बरस में नौकरी मिल जाए। तो 17 से लेकर 21 तक के इन 4 सालों में जिन युवाओं को नौकरी मिलेगी उसमें इससे पहले का जो औसत निकाला गया वह तकरीबन 19.5 साल से 20 साल के भीतर मैक्सिमम मिला। यानी शुरुआत में ही पहले 2 साल नौकरी नहीं मिल पाती है। अब इन बच्चों को जब नौकरी मिलेगी तो इनकी उम्र
नौकरी की। 2 साल इन्होंने ट्रेनिंग में गुजार दी, व्यायाम करते हुए, दौड़ते हुए, गांव के खेतों में भागते हुए, छोटे शहरों के सड़कों पर दौड़ते हुए ये नज़र आते हैं, जो सुबह सूरज उगने से पहले सड़कों पर होते हैं, व्यायाम कर रहे होते हैं कि सेना में कल भर्ती होगी तो हमको 6 मिनट में 1 मील तक दौड़ जाना है, छाती इतनी फुलानी है, कूदना इतना है। ये सारी मशक्क़त माँ बाप भी खर्च उस पर करते हैं, वो एक लिहाज से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि सेना में भर्ती हो जाएगी तो सेना का सामान भी कुछ सस्ते में मिलेगा, जो उसको ज़िंदगी चलाने के लिए काफ़ी होगा। जो राशनिंग होती है वह भी सस्ते मिल जाएगी, लेकिन वह दरवाज़ा भी बंद, क्योंकि सरकार पैसा व्यर्थ करना नहीं चाहती है। वो तमाम जगहों पे व्यर्थ कर दे, लेकिन यहाँ करना नहीं चाहती है। शायद इसीलिए जो जिंद जिले के लुजवाना गाँव का जो बच्चा है जिसने फंदा लगाकर रोहतक में सुसाइड कर लिया, हमारे टीम ने जब पता लगाया कि उस परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थितियां कौन सी है और वो सुसाइड तक क्यों पहुंचा, उसकी जिंदगी का सपना था कि वो सैनिक बन जाए, सेना में शामिल हो जाए, गांव में माता पिता को सम्मान मिलेगा, उसको जो पैसा मिलेगा वो ज़िंदगी चलाएगा, शादी करेगा, घर में बहू आएगी, माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। वह एक झटके में उसे लगा कि अब सिर्फ 4 बरस के लिए, और वह बच्चा पिछले 1 साल से लगा हुआ था, 1.5 साल से लगा हुआ था कि सेना में भर्ती होनी है, और 2 बरस कोविड काल में जो भर्ती नहीं हो पाई, उसके बाद उसके भीतर निराशा ऐसे हजारों बच्चों में भरी हुई है। तो क्या सरकार की यह नीति बच्चों को सुसाइड की तरफ तो नहीं ढकेल रही है? क्या ऐसी परिस्थिति में इस देश के भीतर में पहली बार बेरोजगारी की परिस्थिति समाज में बढ़ तो नहीं जाएगी? क्योंकि हर बरस 33,000 बच्चे जब रिटायर्ड होकर निकलना शुरू होंगे तो सवाल ये होगा कि जो 4 बरस से नौकरी का इंतजार कर रहा है और 4 बरस नौकरी करके जो बेरोजगार हुआ है, दोनों के भीतर असमान भाव तो नहीं होगा? समाज के भीतर एक कटुता तो नहीं आएगी? और जब वो हथियारों की ट्रेनिंग लेकर लौटा होगा तो सामान्य बच्चे जो आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं, इन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। ये ट्रेनिंग मिलेगी जब आप सेना में शामिल होंगे। तो इसके बाद उनके भीतर का गुस्सा, जो 4 साल के बाद की जिंदगी जीनी है, औसतन उसके बाद 50 साल मिनिमम बचते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है तो क्या खेतों में काम करेगा? इस देश की इंडस्ट्री में सबसे कम नियुक्तियां इसी अमृतकाल में हो रही है। इस देश के भीतर में बेरोजगारी की परिस्थिति डिग्रीधारियों के साथ सबसे ज़्यादा इसी काल में है, और वह तो 10वीं पास है। वो कौन सा काम करेगा? क्या सिक्योरिटी के लिए दरवाज़ों पर खड़ा हो जाया करेगा? जिस लिहाज से देश भर में सिक्योरिटी कर्मियों की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है। अपार्टमेंट्स के बाहर सिक्योरिटी रहती है, एटीएम के बाहर सिक्योरिटी वाला खड़ा रहता है, अलग अलग बड़े बड़े रईसों के घरों के बाहर सिक्योरिटी वाले नज़र आते हैं। क्या उस दिशा में चला जाएगा? यानी कल तक गांव में सम्मान से देखा जाएगा कि ये सैनिक बन गया था, अब देखा जाएगा अरे ये तो एक सुरक्षा कर्मी है जो कि 6,000 की नौकरी या 5,000 की नौकरी को में कहीं सड़क पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके आगे की स्थिति में अब निकल कर आई है, जिसको लेकर सरकार ने आंखें मूंद ली हैं। पैसा बचाना सरकार का काम है, तो सरकार उस गवर्नेंस को छोटा करे जो गवर्नेंस कोई काम नहीं कर रहा है। जो पेंशन सांसदों विधायकों को दी जाती है उसको भी कट कर लेंगे तो काफ़ी पैसा ना सिर्फ बच जाएगा, बल्कि आने वाले वक्त में जो सैनिकों को पेंशन देना है वह रकम भी निकल जाएगी, अगर सिर्फ पार्लियामेंट्रीज और एमएलएस के ज़रिए उन पैसों को डायरेक्ट शिफ्ट कर दिया जाए। तो अगली बात, इस देश के भीतर में जो औसत भर्तियां होती रही उसमें हमने पता लगाया कि 17 से 21 बरस तक के जो युवा थे वह कितनी बड़ी तादाद में शामिल हो रहे थे। एक्यूरेट नंबर उनका क्या होगा? आपको जानकर हैरत होगी कि इस देश के भीतर में 80,000 लोगों की जब नियुक्तियां होती थी, उस समय जो लोग फॉर्म भरते थे सेना में, अलग अलग जगहों पर दौड़ लगाने के लिए पहुंचते थे, जो सेना का जहां पर भी भर्ती कैंप लगता था, उस 80,000 के लिए तकरीबन 90 लाख बच्चे जमा होते थे देश भर में, और यह सिलसिला वो 2000 तक चला है। उसके बाद 2014 तक जो 60,000 औसत नियुक्तियां हो रही थी, नियुक्तियां कम हो गई, जो लोग शामिल होना चाहते हैं वह 90 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो गया। उसके बाद 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 के बाद से सेना का कोई कैंप उस रूप में नहीं लगा, कोई भर्ती नहीं हुई है। लेकिन इस दौर में जो 44,000 औसत भर्तियां हो रही थी, उसमें सेना में भर्ती होने के लिए 1 करोड़ 35 लाख 2017 में मैक्सिमम गया, यानी 1 करोड़ 25 लाख अगर आप औसत मानकर चलें, जो ज़्यादा ही है उससे। इतनी बड़ी तादाद में इस देश के युवा नौकरी खोज रहे थे सेना में भर्ती होने के लिए।
आप उसको घटाकर एक अस्थाई लकीर खींच रहे हैं 46,000 की। जो रैंक मिलेगा सेना में भर्ती होने का, ये कोई कमीशन या नॉन कमीशन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो रही है, यह नियुक्ति हो रही है पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक, इसको कहेंगे PBOR, और इसीलिए वो 30 से 40,000 के भीतर में रेंगेगा। सरकार 46,000 जो भर्तियां करेगी, इसको लेकर माना जा रहा है कि अगले 10 साल तक ये प्रयोग किया जाएगा। इस 10 साल में जितनी बड़ी तादाद में बच्चे रिटायर्ड होकर बाहर निकलेंगे, उसका आंकड़ा देते हुए सरकार कह रही है कि वो रिटायर्ड जब होकर निकलेंगे तो हमें उन्हें पेंशन देना नहीं पड़ेगा। हमने निकाला कि आखिर अगर इनको रिटायर्ड ना किया जाए तो कितना ज़्यादा पेंशन इनको देना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल में भर्ती 1,86,000 बच्चों की होगी। अगर मान लीजिए इस अग्निपथ की पॉलिसी में चेंज ले आया जाए और कहा जाए कि अब आपको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, तो इस 1,86,000 लोगों को अगर नौकरी पर रखा जाता है तो इनको जो वेतन दिया जाएगा, वह वेतन इस देश के भीतर में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो रिटायर्ड होने के बाद पेंशन ले रहे हैं, जो A ग्रेड और B ग्रेड के अफसर हैं, उनका वेतन, इनको जो पेंशन मिलेगी उससे लगभग दुगने से ज़्यादा है, उनको मिलने वाले पेंशन से ज़्यादा है। यानी पहली बात तो यह है कि सैनिकों पर ध्यान नहीं है, पेंशन पर ध्यान है। और पेंशन का जब तुलना पेंशन से हम करते हैं तो पेंशन पर भी जो वाइट कॉलर जॉब, जिसको ब्यूरोक्रेट्स का जॉब कहा जाता है, उनको पेंशन देने के लिए हम तैयार हैं। उनके लिए हम कोई दूसरा उपाय नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि वह उस सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं जिसमें आप मुख्य धारा में शरीक होते हैं। आपको रेगिस्तान में नियुक्ति नहीं होती है, पहाड़ पे नहीं जाना पड़ता है, युद्ध स्थल पे नहीं खड़े होना पड़ता है, पानी में गोता नहीं लगाना पड़ता है। यह एक वाइट कॉलर की नियुक्ति है और इसलिए पेंशन की तादाद सैनिकों की तुलना में इन ब्यूरोक्रेट्स की पेंशन लगभग 4 गुना ज़्यादा है, जितनी बड़ी तादाद में भी सैनिकों की मौजूदगी इस देश के भीतर में। तो यह बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार व्यवस्था कर रही है कि अगले 10 बरस तक जो हम नियुक्ति करेंगे, कुल 4 साल में नियुक्ति हो जाएगी 1,86,000, उसमें से जो रिटायर्ड होंगे उनकी संख्या होगी 1,40,000 रिटायर्ड हो जाएंगे। जो बचेंगे 46,000, उनको 15 साल की नौकरी जरूर मिल जाएगी। अब आप असल सवाल पे आइए, जो इस देश का सबसे बड़ा सवाल है। हमारे पास रोजगार नहीं है, सरकार हाथ खड़ा कर चुकी है। हम लोग लगातार निजीकरण की दिशा में जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की दिशा में जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट की तुलना में 1:20 का रेशियो रखती है, यानी 20 लोग अगर सरकारी दफ्तर में नौकरी पाता है या सरकारी PSU में नौकरी पाता है, जो पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई जो उद्योग चल रहे हैं, कंपनियां चल रही हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर में 20 बराबर 1 होता है। उस 1 का वेतन यहाँ के लगभग 6 वेतन के बराबर होता है। ये डिफरेंस होता है, यानी एक झटके में प्राइवेट में काम करने वाला एक व्यक्ति और दूसरी तरफ 20 की नौकरी चली गई, तो सरकार ने अपने तौर पर जो रोजगार की परिस्थितियाँ इस देश के भीतर में खड़ी की, उसमें तकरीबन अब जो निजीकरण और मोनेटाइजेशन को साथ लेके सरकार चल रही है, उसमें तकरीबन 96 लाख नौकरियां सीधे सीधे गायब हो जाएंगी, जिस दिशा में अलग अलग मिनिस्ट्री का निजीकरण सरकार कर रही है। नौकरी 96 लाख, इन 4 साल का सिर्फ हम आंकड़ा बता रहे हैं। 4 साल में सरकार 1,86,000 बच्चों को 4 साल की नौकरी देने वाली है, लेकिन 96 लाख नौकरी एक झटके में इस निजीकरण, जो सरकार ने एक पाइपलाइन बनाई है मोनेटाइजेशन की, उस पाइपलाइन के तहत, जिसमें 6 लाख करोड़ रुपया सरकार कमाएगी, 96 लाख नौकरियां साफ हो जाएगी। उसके ठीक समानांतर सरकार रेलवे को लेकर या अलग अलग विभागों को लेकर, रोडवेज को लेकर, पावर सेक्टर को लेकर, इन सारी चीज़ों का जो प्राइवेटाइज कर रही है, उसमें से लगभग 36,000 नौकरियां और चली जाएंगी। सवाल 3 ही है, सरकार किसके लिए है, सरकार को बनाता कौन है और सरकार का काम क्या है। सरकार का काम इस देश के लोगों को राहत, रियायत और देश को आगे बढ़ाने के साथ लोगों के योगदान को जोड़ना है। सरकार ने उसके निजीकरण और कॉरपोरेट को जो कौड़ियों के मोल चीज़ें ट्रांसफ़र की, उसमें पहला मैसेज दिया, हम कतई नहीं चाहते हैं कि सरकार अपने तौर पर कोई जिम्मेदारी ले, वह चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर सारी चीज़ें चलाए, उससे हम पैसा जो लेना है ले लेंगे। पहला मैसेज ये गया। दूसरा मैसेज, इस देश के भीतर में जो बेरोजगारी का आलम है, तो ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल कहाँ, कैसे, किस रूप में होना है, सरकार को नहीं पता है।
सरकार इसीलिए जो आधुनिकीकरण की परिस्थिति में इस देश को जोड़ना चाहती है, उसका पहला मंत्र यही है कि हमको इस देश के नागरिकों से कुछ लेना देना नहीं है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पॉलिटिक्स के तमाम अंगों को, वो गवर्नेंस के तौर पर हो, पार्लियामेंट्रीज के तौर पर हो, एमएलएस के तौर पर, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। और इस देश के हजारों गांव, हजारों शहरों में जो करोड़ों बच्चे हर बरस 10वीं पास के बाद सोचते रहे कि हम सेना में भर्ती होंगे, सरकार जिस स्थिति में खुद को लाकर खड़ा कर रही है, अगला स्टेप उसका यह भी है कि जो 4 साल की नौकरी चाहेगा उसको बेसिक रिक्वायरमेंट सिर्फ छाती फुलाने और 6 मिनट में 1 मील दौड़ने से काम नहीं चलेगा। उसके कुछ बेसिक टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी होंगे, उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स की ट्रेनिंग आप लेकर शरीक होइए, यानी वहाँ रोजगार बन जाए जो टेक्निकल एस्पेक्ट में आपको ट्रेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब पैसा ही घर में नहीं है और शारीरिक क्षमता और शारीरिक एक्सरसाइज के जरिए ही चीज़ों को आगे बढ़ाना है, वह स्थिति भी धीरे धीरे ख़त्म कर दी जाए। यानी इस देश के भीतर गरीब, इस देश के भीतर का ग्रामीण जीवन में सीमा पर तैनात रहने वाला जो सैनिक है, उसकी ज़रूरत अब सरकार को लगता है नहीं है। और शायद इस देश के अमृतकाल के वक्त में सबसे संकट काल के तौर पर यह परिस्थिति उभर रही है। इसीलिए जो गुस्सा नजर आ रहा है पूरे देश के भीतर में, वह उनकी अपनी जिंदगी जीने की एक आखिरी लड़ाई है। यह अग्निपथ किसके लिए है? सही मायने में इस अमृतकाल का अग्निपथ है ये, जहां समझना और उसके समाधान की दिशा में जनता को ही अपने दबाव से ले जाना होगा। और सबको पता है इस देश का युवा जिस दिन सड़क पर आ गया, सत्ताएं पलट जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।